आप लोगों का स्वागत करते हैं ज्ञान पुंज श्याम सर चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, एक दिवसीय परीक्षाएं, यूपी SSC ऐसी परीक्षाएं, तो ढेर सारी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ कराई जाती है। मैं शुरू से जब इस चैनल में वीडियो बनाना शुरू किया तो सबसे पहले इतिहास के कुछ वीडियो, उत्तर प्रदेश के वीडियो, दरअसल मैं चाहता हूँ कि करंट के वीडियो रोज चले। मैं अपने क्लास में करंट का पर डे पढ़ाया करता था और लड़कों को हमेशा बताता था कि करंट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान अस्थायी नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि अगर आप करंट का अध्ययन करते रहेंगे और करंट को स्टैटिक जीके से जोड़ते रहेंगे तो दोनों के साथ में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। यानी अगर नॉलेज को अस्थायी बनाना है और वर्तमान समय से उसको प्रासंगिक बनाना है तो आपको वर्तमान समय के साथ पुरानी अपने स्टैटिक जीके नॉलेज को जोड़ना चाहिए। करंट एक बहुत ही उपयोगी है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं जीएस के यानी कि सामान्य अध्ययन के, वो भी कहीं ना कहीं करंट से जुड़े होते हैं। जैसे अगर करंट में कोई शहर बहुत ज्यादा न्यूज में है तो उस शहर के किनारे से होकर जाने वाली नदी पूछ सकता है। कोई देश बहुत ज्यादा न्यूज में हो तो उस देश की राजधानी पूछ सकता है। कहीं पर कोई सम्मेलन हुआ हो तो पूछ सकता है कि वो स्थान किस देश में है। ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो करंट से सीधे सीधे प्रश्न तो आते ही हैं और करंट से घुमा करके प्रश्न भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज जो है मैं करंट पर ध्यान दूंगा थोड़ा सा। और आप जान रहे हैं कि लगभग 30 जनवरी को भारत में पहला मामला कोविड का आया, यानी कि कोविड-19 का। उसके बाद से ही लगभग अफरा तफरी का माहौल है पूरी विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं। 2020 का जो साल रहा वो पूरे विश्व के लिए ही एक अफरा तफरी जैसा है, ये जीवन बचाने का साल बन गया है। तो इस समय कोविड-19 का पूरा प्रभाव है पूरे विश्व में। तो हम लोग थोड़ा समझेंगे, जैसे आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, एक भय का माहौल बना रहता है कि फला को हो गया, देश में इतने ज्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं। तो ढेर सारा एक मानसिक तनाव तो होता ही है, लेकिन इस बीच में हमको तैयारी भी करनी है। तो हम कोविड-19 से कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ मामूली चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ज्यादा बयान आता है, वो डायरेक्ट कोविड को चीनी वायरस का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि ये चीन से उत्पन्न हुआ है तो इसको चीनी वायरस कहेंगे या फिर वुहान वायरस कहेंगे, क्योंकि वुहान से उत्पन्न हुआ है। तो चीन से आया हुआ एक वायरस है, सब लोगों को पता है। तो थोड़ा देखते हैं कि कोविड के बारे में। तो अगर कोविड के बारे में देखा जाए तो कोविड जो है एक आरएनए प्रकार का वायरस है। आरएनए वायरस है, ध्यान दीजिएगा। पहले आरएनए और डीएनए टाइप के वायरस में अंतर नहीं हो पाता था, लेकिन 1871 में वायरसों में अंतर किया गया और कहा गया कि ये आरएनए प्रकार का वायरस है। तो ध्यान में रखिएगा कि कोविड जो है वो आरएनए प्रकार का एक वायरस है। अच्छा, इसको क्या कहा जाता था? कोविड को हम लोगों ने नाम दिया, एक जो प्रचलित नाम है कोरोना। अब कोरोना क्यों नाम आया इसका? कोरोना जब चीन में एक प्रांत है, चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है वुहान। चीन का एक शहर वुहान में एक सी फूड मार्केट है। सी फूड मार्केट यानी कि समुद्र से जो उत्पाद निकलते हैं, सी फूड मार्केट, उनको यहां पर भेजा जाता है। और यहाँ पर कुछ पशुओं की भी तस्करी करके बेची जाती है। दरअसल चाइना में एक इस प्रकार की उनकी संस्कृति है कि अगर जानवरों को खाया जाएगा तो उनका पुरुषत्व बढ़ा रहेगा या उनको शारीरिक लाभ होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होगा। तो वहां पर जो है जानवरों को बहुत ज्यादा खाया जाता है, इसके मार्केट लगते हैं। तो यहाँ की मार्केटों में माना जाता है कि यहीं से धीरे से बीमारी यानी कि कोरोना फैला। और कोरोना का पहला मामला जो चीन में पहला मामला आया, वो आया 1 दिसंबर सन 2019। यानी कि कोरोना का पहला मामला 2019 में आ रहा है, 1 दिसंबर को आ रहा है। अगला देखें, जब इस पर शोध किया गया तो पता चला कि एक कोरोना फैमिली का है, क्योंकि नया था तो इसको नोवेल कोरोना नाम दे दिए, नोवेल कोरोना वायरस। तो शुरुआत में सोचा गया कि यह कोई बहुत भयंकर वायरस नहीं होगा। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चाइना ने तथ्य को छुपाया, चाइना ने अपने देश की छवि खराब ना हो पाए। दरअसल आप जानेंगे कि 20 वर्षों में चाइना से 5 वायरस निकले, इसमें सॉर्स भी था कुछ दिनों पहले। ढेर सारी बीमारियां जो चीन से निकली। तो चीन अपनी छवि को बचाए रखने के लिए इसके बारे में ज्यादा नॉलेज पूरी दुनिया को नहीं दिया। WHO भी थोड़ा सा उसके प्रभाव में कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहा है कि WHO भी चीन के प्रभाव में रहा और उसने भी दुनिया को सतर्क नहीं किया। तो नोवेल कोरोना वायरस एक प्रभाव में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, एक नई बीमारी दिखाई दे रही है। इस नई बीमारी के कुछ लक्षण बताए गए शुरुआत में कि खांसी, सूखी खांसी रहेगी, बलगम थोड़ा सा होगा, जुखाम, शरीर
बदन में दर्द, सिर दर्द, ठीक, बुखार एक बड़ा लक्षण था इसका कि कुछ दिनों तक बुखार होगा, ठीक। तो ये लक्षणों के साथ ये शुरू हुआ। वर्तमान में तो इसके लक्षण कई टू बढ़ गए हैं, 10 वर्ष 20 में जुड़ गया है। तो कोरोना वायरस जो है जब सबसे पहले प्रभाव में आया, तो जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में शोध किया तो इस वायरस के ऊपर कुछ मुकुट जैसी संरचना मिली, मुकुट जैसी संरचना। और कोरोना जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसको लीदनी भाषा कह सकते हैं। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकुट, मुकुट, ठीक। तो चूंकि इस वायरस के भी, वायरस को देखा गया सूक्ष्मदर्शी से, तो वायरस के ऊपर भी मुकुट जैसी संरचना बनी थी, इसलिए इसको कोरोना वायरस नाम दे दिया गया। तो ये कोरोना वायरस था, चीन के वुहान से निकल रहा है। वुहान से कब आया न्यूज में? 1 दिसंबर 2019 को। तो ये हो गया चीन से पहला मामला कब आया। अब हम थोड़ा सा भारत के विषय में बात करते हैं। बात दे दिया जो है कोविड-19, कोविड-19 इसको नाम दे दिया। कोविड का क्या मतलब है? CO का मतलब हो गया कोरोना, YI का मतलब हो गया वायरस, और D का मतलब हो गया डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज। अब 19 इसमें क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि 2019 में यह सबसे पहले मामला आया है न्यूज में, इसलिए यानी सबसे पहला मामला इसका 2019 में आया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो यह तो एक छोटी सी बात हुई कोविड-19 नाम रखने के पीछे। अच्छा, अगर वर्तमान में देखें WHO कोविड-19 को वैज्ञानिक नाम क्या देता है? तो कोविड-19 का वैज्ञानिक नाम इस समय है सार्स, CoV-2। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ लेगा आपसे कि कोविड-19 का असली नाम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सार्स फैमिली का है, कोविड-2 नाम दिया गया है इसको, तो सार्स कोविड-2 इसका नाम है। अब देखते हैं कि भारत में कैसे कैसे प्रसार हो रहा है, और भारत में इसको रोकने के लिए कहां पर इसका मामला आया, कहां पर कैसे कैसे जो है स्टेप उठाए गए भारत में, कैसे कैसे जो है इसके पीछे मिशन चलाए गए हैं, तो उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कोरोना वायरस चाइना से फैला, और चाइना से फैलने के बाद जब ये पूरे विश्व में कहीं कहीं इसके मामले दिखने लगे, तो बाद में जाकर के WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो रही 7 अप्रैल 1945 में। और यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? जिनेवा में। तो यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। तो बाद में WHO ने 11 मार्च को कोविड को यानी कि कोरोना को महामारी घोषित कर रहा है, यानी WHO ने इसको बाद में महामारी घोषित किया। WHO ने कहा कि अभी महामारी हो गया है। अब दो चीजें आप लोग समझिए, PCS में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। कैसे? महामारी के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। महामारी जब भी आता है तो 2 शब्द इसके लिए प्रयोग कर लेते हैं। एक को कहते हैं एपिडेमिक, और दूसरे को कहते हैं पेडेमिक। तो एपिडेमिक और पेडेमिक 2 चीज। एपिडेमिक के विषय में अगर देखा जाए तो कहा जाता है एपिडेमिक ऐसा महामारी होगा, मतलब ऐसा उसको कहा जाएगा जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर फैला हो। जैसे आप इबोला को ले लीजिए, इबोला के केसेस। तो इबोला के केसेस अगर अफ्रीका से निकले, कांगो की एक सहायक नदी, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की एक सहायक नदी इबोला के किनारे से निकला, यानी कांगो से निकला, तो इबोला के ज्यादातर जो केसेस थे वो दुनिया में वो कांगो के आसपास वाले ही देशों में यानी अफ्रीका में ही रह गए। उसके कुछ ही केस इधर उधर गए, बाकी ज्यादातर केस वहीं रह गए। तो इसको एपिडेमिक का नाम दिया गया, एक भौगोलिक सीमा के अंदर। अब पेडेमिक क्या है? पेडेमिक ऐसा है जिसका एक प्रसार हो, यानी तेजी से प्रसार हो, और वो पूरे विश्व में लगभग फैल चुका हो। तो अगर कोरोना को देखा जाए तो यह ढेर सारे देशों को कवर कर चुका है। कुछ दिनों पहले 120 देशों से ज्यादा जो है ये कवर कर चुका था। तो ये पेडेमिक कहलाएगा। तो ठीक, तो पेडेमिक जो होगा वो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होगा और पूरे विश्व में लगभग फैला हुआ होगा, और इसका जो होगा एक भौगोलिक सीमा होगा। तो एपिडेमिक और पेडेमिक। अब बात करते हैं महामारी की। हमें महामारी कैसे कहा जाएगा? महामारी ये संक्रमण का, अगर कोई बीमारी ऐसी है जो संक्रमण से फैलती जा रही है, यानी एक दूसरे से छुआछूत से फैलती जा रही है, तो इसको जो है महामारी का दर्जा दिया जाता है, और ये WHO का काम होता है। WHO उसको महामारी घोषित करती है। तो ध्यान रखिएगा, कोविड को WHO ने महामारी कब घोषित किया है? 11 मार्च को, 11 मार्च 2020, 11 मार्च 2020 को। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और जो है क्वेश्चन बन रहा है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, अभी तक समझ में भी नहीं आ रहा है। जो कोरोना है ये किस जानवर से, कोविड-19 जो है वो
वो किस जानवर से मनुष्यों में प्रवेश किया, यानी किस जानवर से होकर के मनुष्यों में आया। तो कुछ लोगों ने पहले शुरुआत में कहा कि चमगादड़ से आया, चमगादड़ से जो है मनुष्यों में फैला। फिर कुछ न्यूजें आई कि सांप खाने से, कुछ सांप खा लिए। बाद में जब वैज्ञानिकों ने शोध किया तो एक जानवर है, समुद्री जीव है, इसका नाम है पेंगोलिन। पेंगोलिन, तो पेंगोलिन से देखा गया कि ये 99% मैच कर रहा था। तो ज्यादा सही तो मेरे हिसाब से पेंगोलिन ही होना चाहिए, पेंगोलिन ज्यादा मानेंगे, क्योंकि 99% इसका और इसका कोविड का डीएनए जो है मैच कर रहा है आपस में। तो पेंगोलिन से मनुष्य में आया, तो ये हो गया। और महामारी इसको WHO का घोषित कर रहा है 11 मार्च को। और ये महामारी क्या है, पेडेमिक और एपिडेमिक, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो इबोला जो है वो एपिडेमिक था, और वर्तमान में जो कोरोना फैल गया है, ये जो कोविड फैल गया है, कोविड-19, ये जो है एपिडेमिक है। तो यह हो गया। अब देखते हैं भारत में इसके केस कैसे आए और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भारत में अगर देखा जाए कोविड को, तो भारत में सबसे पहले जो कोविड-19 का केस आया वो आ रहा है 30 तारीख को, 30 जनवरी को। तो भारत में सबसे प्रथम मामला जो आया, ये आया 30 जनवरी को। पहला मामला आया कहां पर, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लेंगे कि कोविड-19 का पहला मामला भारत में कहां आया। तो अगर प्रथम मामला देखा जाए तो प्रथम मामला रहा है त्रिशूर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे त्रिशूर ऐसे कर सकते हैं, केरल में है। तो सबसे पहला मामला जो है केरल में आया, केरल में सबसे पहला मामला आया। अच्छा, इसके बाद 3 फरवरी तक धीरे धीरे भारत में केसेस बढ़ने लगे। केसेस बढ़ने के बाद जब केसेस और ज्यादा बढ़ने लगे और सरकार को लगा कि नियंत्रण में आने वाली अवस्था नहीं है, और 11 मार्च को जब ये महामारी घोषित कर दी गई, तो सरकार ने अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइटें थी उसको जो है निरस्त करना शुरू कर दिया। अच्छा, थर्मल स्कैनिंग करना शुरू किया। जो हवाई अड्डे होते थे वहां से जो लोग आते थे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती थी। थर्मल स्कैनिंग आप समझ रहे हैं कि बुखार नापने का एक व्यवस्था होता था कि किसके अंदर बुखार के लक्षण है या नहीं। तो इसके बाद भारत सरकार थोड़ी सी जागृत हुई। भारत सरकार ने लॉकडाउन जैसी व्यवस्था करनी शुरू की, यानी लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो जब यह मामला भारत में फैला, तो भारत में फैलने के बाद 30 जनवरी के बाद और 11 मार्च को इसको महामारी घोषित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है 19 मार्च को जनता के साथ संबोधन कर रहे हैं। तो 19 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहली बार जनता से संबोधन किया और इसमें बताया कि कोरोना का मामला किस हिसाब से पूरे देश में फैलता जा रहा है और अनियंत्रित होता जा रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इसके लिए इन्होंने कहा कि आज यानी कि 22 मार्च को एक जनता कर्फ्यू का आयोजन किया जाएगा। जनता कर्फ्यू का क्या मतलब था कि जनता खुद ही कर्फ्यू लगाएगी, यानी अपने ऊपर वो खुद ही घर से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि प्रशासन का एक क्राइटेरिया होता है। प्रशासन पूरे देश में हर जगह कर्फ्यू नहीं लगा सकता। अगर जनता खुद ही जागरूक नहीं होगी तो इसको हराया नहीं जा सकता। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था। तो जनता को जागरूक करके जनता को खुद ही घरों में रहने के लिए कहा गया, तो उसको का नाम दिया गया जनता कर्फ्यू। आप लोग एग्जाम के लिए ध्यान में रखिएगा कि जनता कर्फ्यू आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो है ये जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो जनता कर्फ्यू जो है 22 मार्च को लगा था। प्रधानमंत्री का 19 मार्च का स्टेटमेंट है, 22 मार्च को जो है जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अच्छा, जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, यानी 7 AM से लेकर के 9 PM तक इसको लगाया गया कि आप जो है इतने घंटों तक घर में रहें, बाहर ना निकलें। तो जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ। अच्छा, जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो अभी जो है एक सिर्फ प्रयोग मात्र था, इसके बाद अभी लंबी लड़ाई है। तो लंबी लड़ाई की शुरुआत कहां से हो रही भाई? लंबी लड़ाई की शुरुआत भारत में लॉकडाउन जैसी व्यवस्था से शुरू हुई। तो शुरुआत में सोचा गया कि अगर 21 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा तो कोरोना समाप्त हो जाएगा, कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, लॉकडाउन लगाने के पीछे का तथ्य क्या है? अगर लॉकडाउन लगाया गया देश में, तो लॉकडाउन लगाने के पीछे का तथ्य पहला तो यह है कि सरकार तैयारी पूरा करना चाहती थी। जैसे अगर बात करें वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर का क्या मतलब है? जब आदमी सांस नहीं ले पाता तो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है, यानी जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाता है। जीवन रक्षक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी श्वसन नली जो है जाम है, तो यहाँ से नली डाल करके फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है, जिससे इंसान जिंदा रहता है। तो वेंटिलेटर की जो व्यवस्था थी वो भारत में बहुत कम थी, 50,000 के करीब वेंटिलेटर थे। तो सरकार को और ज्यादा वेंटिलेटर चाहिए थे। दूसरे पर आए, सरकार के पास कुछ जो जरूरी मास्क, जैसे
मास्क जो है भारत में कम उत्पादन होता था, सैनिटाइजर इसका भी थोड़ा सा कम उत्पादन था। तो सरकार को एक व्यवस्था करनी थी, लोगों को जागरूक करना था, तो लॉकडाउन की एक व्यवस्था तो ये है, ठीक। दूसरी व्यवस्था क्या थी, लॉकडाउन होने से जो कोरोना के संक्रमण की चेन थी उसको तोड़ना था। तो कोरोना के संक्रमण की चेन लॉकडाउन के माध्यम से तोड़ी गई, ये विचार रखा गया। तो लॉकडाउन के जो है पहला जो प्रथम फेज था, लॉकडाउन का प्रथम चरण था, इसको कब शुरू किया गया, तो लॉकडाउन का पहला चरण शुरू किया जा रहा है 24 मार्च को। 24 मार्च को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का पहला चरण शुरू किया गया। तो 24 मार्च से लेकर के ये शुरू हुआ, कब तक चलेगा, 14 अप्रैल तक। और 14 अप्रैल के बाद इसको फिर से बढ़ा करके 3 मई तक कर दिया गया, यानी ये दूसरा चरण है। 14 अप्रैल से लेकर के 3 मई ये दूसरा चरण है, दूसरा चरण। और इसके बाद इसका तीसरा चरण शुरू हुआ 3 मई से लेकर के, जिसमें कुछ रियायतें दी गई और देश को कुल 3 जोनों में बांट दिया गया, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, 3 जोनों में। यानी जहां पर केसेस नहीं होंगे उनको ग्रीन जोन बोलेंगे, जहां पर केसेस सबसे ज्यादा होंगे वहां उसको रेड जोन बोलेंगे, और जो बीच का है उसको ऑरेंज जोन का नाम दिया गया। तो 3 चरण में जो है इसको बांट दिया गया, ये तीसरा चरण था। अब देखें 17 मई के बाद क्या होता है, सरकार ने सुझाव मांगे हैं और हो सकता है इसको जो है बढ़ाया जाए, अभी चौथा चरण लाया जाए कुछ रियायतों के साथ, ताकि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और जो है कोरोना के चेन को भी तोड़ा जा सके, यानी लोगों को बचाया भी जा सके। एक बात और ध्यान दीजिए कि अभी मोदी जी जो है कल ही वो आए टीवी पर और 8 बजे रात को उन्होंने संबोधन दिया जनता को, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसमें कहा कि देश को 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देंगे, जिसके माध्यम से देश में इकोनॉमिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। अब देखिए आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, जब आगे होगा तो फिर पता भी चलेगा और मैं वीडियो भी बनाऊंगा। अच्छा, अगला देखें, इसी बीच में कुछ और चीजें हुई, जैसे पहले वाले चरण में ही प्रधानमंत्री जनता के सम्मुख आ रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि वो 5 अप्रैल को जो कोरोना वॉरियर हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनके सम्मान में देश की जनता क्या करे, देश की जनता रात में 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ कर दे, यानी रोशनी बंद कर दे, और इसके बदले में जलाए क्या, दीपक जला दे, फ्लैश लाइट जला दे, मोमबत्ती जला दे। तो एक घटना का वो इसे, यानी दीप प्रज्वलन की घटना का वो रहे 5 अप्रैल को। ये 2 डेट्स आप ध्यान में रखिएगा, जनता कर्फ्यू वाला आपको ध्यान में रहे, और एक जनता कर्फ्यू के दिन वो थाली पीटने वाली सिस्टम, और यहाँ पर दीप प्रज्वलन वाला सिस्टम, इन दोनों आपको याद रखिएगा। तो यह 3 चरण का लॉकडाउन हो गया और यह व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं कि भारत में यह कैसे फैल रहा है, सरकार रोकने के लिए और क्या क्या कर रही है। तो ये तो एक व्यवस्था थी, बाकी और क्या क्या हो रहा है। तो और अगर देखा जाए तो भारत में जैसे ही यह मामला आ रहा है तो राज्य जो है, राज्य भी इसमें आगे आ रहे हैं। राज्यों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था किसने की, किस राज्य ने की, तो सबसे पहले कोविड-19 को देखते हुए सबसे पहले लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था जो है, भारत में सबसे पहला लॉकडाउन लगाने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। तो सबसे पहले राजस्थान ने लॉकडाउन लगा दिया अपने यहाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस सबसे ज्यादा है। तो सर्वाधिक केस भारत में अगर देखा जाए कोरोना का, वर्तमान में सर्वाधिक केस कोरोना के हैं महाराष्ट्र, 10,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगला देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश में देखें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक केस कहाँ है अभी तक, तो अभी तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक केस है गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक केस है। तो यह सर्वाधिक केस महाराष्ट्र और ये गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, कुछ सर्वाधिक केस अगर भारत में देखे जाए तो कहां पर है, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में देखे जाए तो गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में शुरुआत में तो 16 जिले बाकी थे, लेकिन वर्तमान में अगर मैं आज की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के कुल 74 जिलों तक कोरोना का प्रभाव पहुंच चुका है। और इन 74 जिलों में से एक जिला बचा कौन है, चंदौली में केस नहीं आया है, बाकी हर जगह कुछ ना कुछ केस जो है आ गए हैं, वो ठीक हो गए हैं या तो वो एक्टिव हैं। तो ऐसे जो है केस चंदौली बचा हुआ है और बाकी हर जगहों पर 74 जिलों में आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और देखे जाए
कुछ भारत के राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस आए और बाद में वह ग्रीन राज्य हो गए, यानी वहां पर एक भी केस नहीं बचे। तो इसमें याद रखिएगा गोवा, गोवा जो है एकदम ग्रीन राज्य है, यानी यहाँ पर कोविड-19 के वर्तमान में एक्टिव केस एक भी नहीं है। बाकी अगर बात करें तो 8 सिस्टर जो हैं भारत में, 8 सिस्टर हैं, 8 बहनें मैं बोल रहा हूं तो आप सिक्किम को जोड़ लीजिएगा। बाकी 7 सिस्टर में तो वही आती है, सातों जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, ये वाले। तो 8 में सिक्किम जोड़ देते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं, यानी 8 सिस्टर में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से? एक है असम और एक है त्रिपुरा। यहाँ पर केस है, बाकी जगहों से बाकी जो है, जो बाकी बच रहे हैं 8 में से, यानी कि 6, वो भी ग्रीन जोन में ही शामिल हो गए हैं। अभी हाल ही में मिजोरम इसमें शामिल हुआ है। तो गोवा को ध्यान में रखिएगा, और बाकी इन 6 में से अगर कोई राज्य पूछ ले कि कौन सा ग्रीन राज्य है अभी हाल ही में, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। गोवा मुक्त हो गया था। अच्छा, और देखें तो भारत सरकार क्या कर रही है इसके लिए? भारत सरकार ढेर सारे आर्थिक पैकेज बना रही है, यात्री ट्रेनें जो है चला रही है, विदेशों से लोगों को भारत में लाने के लिए कुछ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी विभिन्न राज्यों में जो छात्र पढ़ रहे हैं या प्रवासी मजदूर पढ़ रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो है काम करने गए हैं, उनको भी वापस लाने का काम पूरा कर रही है। तो कुछ मिशन चलाया है भारत सरकार ने, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एक मिशन है, इस मिशन का नाम है वंदे भारत। याद रखिए, कुछ दिनों पहले वंदे भारत एक्सप्रेस एक ट्रेन चली थी। वंदे भारत एक मिशन है, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन से क्या कर रहे हैं? हवाई यात्रा के माध्यम से विदेश में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भारत में वापसी करवाया जा रहा है, भारत में लाया जा रहा है। अच्छा, एक मिशन इस समय कोविड-19 को लेकर के और न्यूज में है, उस मिशन का नाम है मिशन सागर। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर कुछ, जैसे भारत सिर्फ यही नहीं कर रहा है कि यानी कोविड-19 से सिर्फ लड़ ही नहीं रहा है, बाकी दुनिया के ढेर सारे देशों को मदद भी कर रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक दवा बहुत ज्यादा न्यूज में थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये मलेरिया में काम आने वाली एक दवा है। सोचा गया, कुछ जगह पर वैज्ञानिकों ने देखा कि डॉक्टरों ने देखा शोध में कि अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को दिया जा रहा है तो इसमें से कुछ मरीज जो है वो रिकवर कर रहे हैं, यानी कोरोना का कोई दवा तो है नहीं, तो उसका वैक्सीन भी बना नहीं है, क्योंकि वायरस है। और वायरस का ये जान लीजिए कि वायरस की कोई दवा नहीं होती। वायरस को आपके शरीर का प्रतिरक्षण प्रणाली जो होगी वही मार सकता है, बाकी वायरस के लिए कोई दवा नहीं बनी होती है। अभी कैसे, अब मैं सिस्टम समझा दूंगा वायरस का। तो भारत सरकार मदद भी कर रही है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेज रही है। कुछ जगह मास्क बनने भारत में शुरू हो गए हैं, तो मास्क के लिए जा रहा है। भारत सरकार ने इस समय एंटीबॉडीज किट भी बना लिया। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले न्यूज में था एक एंटीबॉडीज किट। अब मैं बताऊंगा आपको कि कोरोना वायरस की जांच करने के लिए 2 प्रकार की किटों का प्रयोग किया जाता है। एक होते हैं पीपीटी। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं इनमें बलगम की जांच की जाती है, नाक से, आपके थ्रोट से, गले से, यहाँ से बलगम निकाले जाते हैं, उनकी जांच की जाती है, थोड़ा लंबा टाइम लगता है। एक और प्रोसेस होता है जिसको एंटीबॉडीज किट कहते हैं। एंटीबॉडीज किट क्या है? जैसे अगर किसी वायरस का आपके शरीर पर हमला होगा तो आपके शरीर का जो प्रतिरक्षण प्रणाली होगा वो जो है उससे लड़ने के बारे में अपने शरीर में WBC को जो है बढ़ाना शुरू कर देगा। WBC बढ़ जाएगा तो एंटीबॉडीज बन जाएगा और उस वायरस को मार देगा। अब जिसके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो आदमी बच जाएगा, और जिसके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर है वो जो है इसमें मृत्यु उसको हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। जैसे आपको बात करें अगर स्मॉल पॉक्स की, छोटी माता जिसको बोलते हैं, छोटी माता एक समय महामारी थी और इससे लगभग पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मर गए थे। आज छोटी सी बीमारी हो गई, किसी को हो जाता है तो आदमी आराम से रिकवर कर लेता है, क्योंकि शरीर जो है उसको पहचान गया है कि ये वायरस कैसा है। पोलियो को देख लें, पोलियो से बचने के लिए पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है। इसमें किया क्या जाता है कि पोलियो के ही वायरस को लेंगे, मतलब जिस बीमारी का वैक्सीन बनाना होगा उसी के वायरस को लेंगे और उसको कमजोर करके इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इंसान का जो प्रतिरक्षा प्रणाली होगा, इम्यून सिस्टम होगा, उसको पहचान जाएगा वायरस को और उसको मार देगा। बाद में जब ये वायरस बड़ी संख्या में हमला करेंगे तो इंसान का जो इम्यून सिस्टम होगा यानी प्रतिरक्षण प्रणाली होगी वो उसको पहचान चुका होगा और पहचानने के बाद उससे अच्छे से फाइट कर पाएगा। तो यह पूरा सिस्टम होता है वायरस का। तो वायरस में इम्यून सिस्टम मजबूत करने का एक पद्धति है, इससे आप बच सकते हैं। या फिर वैक्सीन, यानी आपके शरीर को पहले से ही बता दिया जाए कि वायरस कैसा आपके ऊपर हमला करेगा, उसको आप समझ लें, आपका शरीर समझ ले।
तो भारत सरकार मदद कर रही है मास्क में, सैनिटाइजर में या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को देने में। तो भारत सरकार का यह सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर, अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भारत ने भेजा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो है भारत ने हमारे साथ अच्छा किया है और अमेरिका इसको भूलेगा नहीं, इसको याद रखेगा। तो ऐसे सिस्टम जो है बयान चल रहे हैं इस समय। तो ये सॉफ्ट पावर है, एक बढ़ती हुई भारत की छवि भी है, इसको कह सकते हैं। तो भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, कुछ देशों को मदद करने के लिए मिशन सागर लॉन्च किया। अब ध्यान में रखिएगा कि मिशन सागर जो है ये किन किन देशों को मदद करने के लिहाज से शुरू किया गया है। तो यह जो है हिंद महासागर के कुल छोटे छोटे 5 देश हैं, इनको मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर के कुछ देश हैं, जैसे छोटा सा देश है एक सेशल्स, ये अफ्रीका में आता है, अफ्रीकी महाद्वीप में आएगा। सेशल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, कोमोरोस हो गया, और मॉरिशस हो गया, मॉरिशस हो गया। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव हो गया, और एक देश और है मेडागास्कर, अफ्रीका का देश है मेडागास्कर, ये हो गया। तो मेडागास्कर हो गया, सेशल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, मॉरिशस हो गया। अब देखें यहां पर जो मेडागास्कर है, यहां पर कुछ दिनों पहले एक तूफान आया था, तूफान डीनिए एक तूफान आया था यहाँ पर, और उस समय भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन वेनिला, यहाँ की मदद करने के लिए। तो भारत सरकार जो है अपनी समस्याओं से लड़ते हुए दूसरों की मदद भी करना जानती है, दूसरों की मदद भी करती है। तो मिशन सागर के माध्यम से हिंद महासागर के 5 छोटे देशों को भारत सरकार जो है अनाज मुहैया करा रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मुहैया करा रही है, मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करा रही है। अच्छा, इसके साथ ही पूरी दुनिया जो है जब इस वायरस से लड़ रही है, इस महामारी से लड़ रही है, तो इसमें जो है विश्व बैंक ने दुनिया के लिए, दुनिया के देशों को कुछ जो है पैकेज देने की घोषणा की कि कुछ धन दिया जाए और उस धन के माध्यम से दुनिया जो है व्यवस्था करे और कोविड-19 से लड़े। तो विश्व बैंक ने पूरे विश्व में सब देशों को मिलाकर के कुल 12 विकासशील देशों को कुल 12 अरब डॉलर जो है देने की घोषणा की, 12 बिलियन डॉलर, और उसमें से 1 बिलियन डॉलर विश्व बैंक ने भारत को दिया। कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को विश्व बैंक ने कितना बिलियन डॉलर दिया है? 1 बिलियन डॉलर। इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व बैंक मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और इस समय विश्व बैंक के अगर अध्यक्ष की बात करें तो 13वें हैं, नाम है डेविड आर मालपस, डेविड आर मालपस, ये इसके इस समय अध्यक्ष हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम ही पूछ लेता है। तो 1 बिलियन डॉलर जो है भारत सरकार को विश्व बैंक दे रहा है। अच्छा, और भारत सरकार भी क्या कर रही है? भारत सरकार भी इसके लिए ढेर सारे प्रयास जो है लगातार करती जा रही है। भारत सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्क देशों की एक बैठक बुलाई, सार्क देशों की बैठक बुलाई आपस में, और इसमें 1 मिलियन डॉलर का एक कोष बनाने का सुझाव दिया। और इसमें 1 मिलियन डॉलर मान के चलिए करीब 74-78 करोड़ रुपए होंगे। तो इसका जो है एक जो है सहयोग फंड बनाया गया सार्क में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बैठक की अध्यक्षता की थी। तो विश्व बैंक कितना दिया है, भारत क्या कर रहा है? अच्छा, इसी बीच एक खबर आई कि जो है WHO को पैसा देना बंद कर देगा अमेरिका। ठीक, यह भी एक मुद्दा था। तो ये ढेर सारे हुए। अब देखते हैं भारत के कुछ राज्यों ने अलग अलग योजनाएं शुरू की है इस बीच में। इन योजनाओं को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, किस राज्य ने कौन सी योजना शुरू कर दी और कौन किस प्रकार के वेंटिलेटर को विकसित कर रहा है। जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल लैब की शुरुआत की गई, जिसका जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था। तो ये जो है जो मोबाइल लैब बनाया गया, इसको बनाने वाला कौन है? तो मोबाइल लैब, टेस्टिंग मोबाइल लैब जो बनी है, इसका निर्माता है DRDO। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष। तो टेस्टिंग मोबाइल
टेस्टिंग मोबाइल लैब की शुरुआत या मोबाइल लैब बनाने वाला कौन है? डीआरडीओ है। ऐसे भारत के कुछ राज्यों के प्रमुख प्रमुख जो योजनाएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं एक दो में। अगर इसमें देखें, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है टीम 11। ध्यान दीजिएगा, टीम 11 जो है उत्तर प्रदेश में कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए एक टास्क फोर्स जैसा काम कर रहा है। तो टीम 11 जो है उत्तर प्रदेश का है, टास्क फोर्स के रूप में काम कर रहा है। एक बात और ध्यान में रखिए, पत्रकार अगर पत्रकार जो है कोविड-19 बीमारी से मर जाते हैं तो इनके परिवार वालों को 15 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ऐसी योजना शुरू करने वाले राज्य का नाम है उड़ीसा ने इसी बीच में एक और योजना शुरू की है, उसका नाम है मो जीवन मिशन। ये भी उड़ीसा का है। अब कोई आदमी घर से निकल नहीं रहा है और घर तक दवाएं पहुंच जाएं, इसके लिए एक योजना शुरू हुई है, धनवंतरी योजना। दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी इसके माध्यम से, यानी दवाएं घर तक पहुंचाई जाएंगी। ऐसी योजना चलाने वाले राज्य का नाम है असम ऐसी योजना चलाया। जीवन शक्ति योजना, जो लोग घर पे हैं अपने जीवन को बचा कर रखे हुए हैं, उनके आर्थिक समृद्धि के लिए या उनके जीविकापार्जन के लिए, आजीविका के लिए जीवन शक्ति योजना नाम के एक मिशन चलाया गया। अभी हाल ही में न्यूज में था, मध्य प्रदेश में चलाया है। तो कई योजनाएं और भी चली हैं लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए। तो ढेर सारी योजनाएं इसमें हैं। तो आप जो है कुछ इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखिएगा और यह सब ढेर सारी जो है योजनाओं को आप ध्यान में रखिएगा। तो कोविड-19 में जो इम्पोर्टेंट बातें थी उनको मैंने कवर कर लिया है और बाकी कुछ चीजें और भी हैं इसमें। अभी ये चूंकि बढ़ता जाएगा लगातार, अभी देखिए कब तक समाप्त होता है, क्या क्या नई चीजें इसमें जो है जुड़ती जाती हैं। अच्छा, अगर पूरी दुनिया के स्तर पे देखा जाए तो ये भी अभी ध्यान में रखिएगा कि यूएसए में सबसे ज्यादा केसेस हैं और पहले जो है इटली हुआ करता था, स्पेन, फिर ये बढ़ के यूएसए आ गया। सबसे ज्यादा मौतें भी यूएसए में हुई हैं। जांच लगातार होते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि जो कोविड-19 है इसमें दो प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। एक बलगम वाली जांच हो रही है, एक एंटीबॉडीज टेस्ट हो रहा है। तो एंटीबॉडीज जो टेस्ट करने वाला दुनिया का पहला देश है उसका नाम है भारत। यानी कि कोविड-19 का एंटीबॉडीज टेस्ट करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत, यानी कि इंडिया। और यह किट बना भी लिया है और किट को बेच भी रहा है। अभी हाल ही में एक एंटीबॉडीज किट आया है जिसका नाम था कोविड यानी कि कोरोना कवच, कोविड कवच और कोविड कवच के साथ एलिसा। तो ध्यान में रखिएगा क्या है कोविड कवच एलिसा या फिर कवच एलिसा किस बीमारी की जांच के लिए होता है, किस प्रकार का टेस्ट है। तो एंटीबॉडीज टेस्ट है, भारत ने शुरू